हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूरोपीय कला के महत्वपूर्ण कला आंदोलन में जंगलवाद यानी फावेज यानी जंगलवाद का विवेचन करेंगे। लेक्चर के माध्यम से इस वीडियो को हम पूरा करेंगे और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे पहला वाद और सबसे महत्वपूर्ण वाद का विकास जंगलवाद के रूप में होता है और यह फ्रांस देश के पेरिस शहर से होता है। 1905 ईस्वी से 1908 ईस्वी में इसका महत्वपूर्ण 3 वर्षों के अंतर्गत इसकी अवधि मानी जाती है, लेकिन यह कुछ किताबों में इसका जो टाइम है 1900 से लेकर के 1910 ईस्वी तक बताया गया है, लेकिन जो वास्तविक समय है वह 1905 से लेकर के 1908 ईस्वी तक माना जाता है। एक बात, दूसरी बात यह आती है कि जंगलवाद के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से रंगों की अभिव्यक्ति परक भाषा का विकास किया गया है। रंगों की अभिव्यक्ति परक यानी मुख्य उद्देश्य जो जंगलवाद का है वह रंगों का पागलपन है और रंगों का मुख्य रूप से वर्णन ही है। जंगलवाद के अंतर्गत मुख्य रूप से रंगों की अभिव्यक्ति है या इसी को रंगवाद के नाम से रंगवाद कहा जाता है, इसी को कलरिज्म कहा जाता है, इसी को नौ कलाकार मंडल कहा जाता है, इसी को रंगों की अभिव्यक्ति परक भाषा का विकास भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसी को फावेज के नाम से जानते हैं, इसी को जंगलवाद कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण कला आंदोलनों में से एक रहा है। इसके बाद अगर हम चर्चा किए तो हमने आपसे कहा कि 1905 ईस्वी की बात है। 1905 ईस्वी में यह कला आंदोलन आया, लेकिन यह कला आंदोलन आप जानते हैं कि कोई भी कला आंदोलन अचानक नहीं आता, उसकी पहले से पृष्ठभूमि बनती है। इसकी भी पृष्ठभूमि 1903 ईस्वी से बनना प्रारंभ हो जाती है, जिसका वर्णन हम आपके सामने करें तो सबसे पहले 1903 ईस्वी की बात करें तो सोसाइटी द सेलन द आटोम नामक कला दीर्घा की स्थापना पेरिस शहर में की जाती है, जिसमें युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करना था। इस गैलरी के अंतर्गत, इस सोसाइटी के अंतर्गत युवा कलाकारों को महत्वपूर्ण वर्णन करना था, युवा साहित्यकारों का भी महत्वपूर्ण वर्णन करना था। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही रहा। लेकिन एक बात आती है कि 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी की बात है, 1905 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पे हेनरी मातिस की अध्यक्षता में मुख्य रूप से जो चित्रकारें हैं आंद्रे देरे, मोरिस ब्लामक, रूसो, इसके साथ साथ मांक्वे यह जंगलवाद के महत्वपूर्ण मूर्तिकार हैं। इतने लोगों के अध्यक्षता के अंतर्गत हेनरी मातिस का महत्वपूर्ण एक कलाकार मंडल बनाया जाता है, जिसको आप जानते हैं नौ कलाकार मंडल के नाम से संबोधन करते हैं। इसमें हमने इस नौ कलाकार मंडल के अंतर्गत मांक्वे का नाम बताया, हेनरी मातिस का नाम बताया, हेनरी मातिस का नाम चर्चा किया। इसके बाद हमने आपसे मोरिस ब्लामक का नाम हमने आपको बताया, आंद्रे देरी का नाम बताया, इसके साथ साथ रूओ का नाम बताया। यह महत्वपूर्ण कलाकारों के अध्यक्षता में 9 कलाकार मंडल गठित होता है और 9 कलाकार मंडल जब गठित होता है तो 1905 ईस्वी में सोसाइटी द सेलन द आटोम इस कला दीर्घा के अंतर्गत, जिसकी स्थापना 1903 ईस्वी में की जाती है, पेरिस शहर में की जाती है। इसकी स्थापना पेरिस शहर में सिर्फ युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना था, युवा साहित्यकारों को भी प्रोत्साहन देना था। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। 1905 ईस्वी में हेनरी मातिस की अध्यक्षता में इस कला गैलरी सोसाइटी द सेलन द ओटम नामक कला दीर्घा में इसकी प्रदर्शनी की जाती है। प्रदर्शनी होने के उपरांत लुई वाक्सेल एक फ्रांसीसी कला समीक्षक है। लुई वाक्सेल ने एक शब्द का प्रयोग किया, जंगली जानवरों के बीच डोनाटेल्लो
जंगली जानवरों के बीच डोनाटेल्लो इस शब्द का जब लुई वॉक्सेल ने किया तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वर्णन आ जाता है। इन्होंने इस सिद्धांत को लेकर के किया कि मांक्वे जो महत्वपूर्ण मूर्तिकार है, यह इन्होंने कांस्य माध्यम में अपनी मूर्ति 9 कलाकार मंडल के अंतर्गत सेलंदो ओटम नामक कला दीर्घा में इस पुनरुत्थानकालीन कला के अनुरूप मूर्ति का निर्माण किया था और इस मूर्ति को चित्रकारों के बीच चित्रकृतियों की प्रदर्शनी के साथ रखा जाता है, कलाकृतियों की प्रदर्शनी के साथ लगाया जाता है। जब लगाया जाता है तो इसमें लुई वॉक्सन नामक कला समीक्षक ने जंगली जानवरों के बीच डोनाटेल्लो का जिक्र किया। मांक्वे ने जो मूर्ति का निर्माण किया था कांस्य माध्यम में, वह डोनाटेल्लो की मूर्ति के अनुरूप थी, यानी वही डोनाटेल्लो है जो पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकारों में से चर्चा की जाती है। उसी के अनुरूप मांक्वे ने इस प्रदर्शनी के अंतर्गत महत्वपूर्ण मूर्ति का विवेचन किया। एक बात, दूसरी बात है, हेनरी माथिस की अध्यक्षता में जब प्रदर्शनी की जाती है तो हेनरी माथिस ने 3 चित्रों का निर्माण इस प्रदर्शनी के मुख्य रूप से तौर पे किया था, जिनमें से 3 चित्रों में टोपी वाली महिला, इसके साथ साथ मैडम माथिस और इसके साथ साथ ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की और टोपी वाली महिला और मैडम माथिस, यानी जिसको आप ग्रीन ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। इन 3 चित्रों का महत्वपूर्ण वर्णन सबसे पहले आपको इसी कलाकृति के प्रदर्शनी में की जाती है। यह प्रदर्शनी 1905 ईस्वी में की जाती है और वही टाइम है 1905 ईस्वी का जब जंगलवाद का शुरुआत होता है। जो कला समीक्षक हैं लुई वॉक्सेल ने यह संबोधन किया कि फावादी चित्रकारों में हेनरी माथिस, आंद्रे देरे और रुओ मोरिस ब्लामक जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, इनके बीच एक मूर्तिकार है। मूर्तिकार मुख्य रूप से मांक्वे हैं। मांक्वे ने जो मूर्ति बनाई है वो डोनाटेल्लो के अनुरूप बनाई है, कांस्य माध्यम में बनाई और चित्रों के साथ प्रदर्शनी में लगाया है, जिसके कारण यह बताया जाता है कि इन लुई वॉक्सेल ने यह संबोधन किया कि कलाकारों ने, चित्रकारों ने जो महत्वपूर्ण वर्णन किया है, रंगों का ही वर्णन किया है। इसमें किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है, रंगों का पागलपन है। इसी कारण कहा जाता है कि जंगली जानवरों जैसा रंगों का विवेचन किया गया है। इसी कारण लुई वॉक्सेल ने महत्वपूर्ण वर्णन कला समीक्षक के रूप में जंगलवाद के नाम से संबोधन किया। यह लुई वॉक्सेल एक ऐसे कला समीक्षक हैं फ्रांस देश के, जिन्होंने सबसे पहली बार नामकरण के तौर पे जंगलवाद शब्द का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ फावाद के अंतर्गत सर्वाधिक रंगों का ही महत्व है, रंगों का पागलपन दिखाई देता है। अगर आप चर्चा करते हैं तो फावाद का सबसे ज्यादा प्रभाव जर्मनी की कला पे पड़ता है। जर्मनी की कला के अंतर्गत आगे चल करके 1905 ईस्वी में ही जर्मनी देश के अंतर्गत अभिव्यंजनावाद का उदय होता है। अभिव्यंजनावाद के बारे में भी आपको पता होगा। अभिव्यंजनावाद के महत्वपूर्ण जो कलाकारों में एडवर्ड मुंच का नाम आता है। लेकिन हमने आपसे पहले भी बताया कि जंगलवाद का उदय ऐसे समय होता है कि जिस समय 20वीं शताब्दी का पहला दौर है। लेकिन एक बात और आप चर्चा करें, जंगलवाद से पहले आपको फ्रांस देश के अंतर्गत बहुत से कला आंदोलन हो चुके थे, जिसका जिक्र हमने आपसे पहले भी किया था कि फ्रांस देश के अंतर्गत अगर आप गिनते चले जाएं तो रोकोको शैली का जिक्र मिलता है, नवशास्त्रीवाद का जिक्र मिलता है, रोमांसवाद का जिक्र मिलता है, यथार्थवाद का जिक्र मिलता है। पेरिस शहर के फॉन्टेनब्लाउ नामक वन में बारवीजा चित्रकारों का ग्रुप मिलता है। इसके बाद प्रभाववाद का जिक्र आता है। प्रभाववाद के बाद नव प्रभाववाद का जिक्र आता है, उत्तर प्रभाववाद का जिक्र आता है, प्रतीकवाद का जिक्र आता है, नुओ कला का जिक्र आता है। लेकिन यह सारी कलाओं के अंतर्गत एक एक सिद्धांत और एक एक अलग अलग विचारधारा रही।
लेकिन इसमें जो मुख्य माध्यम रहा वह माध्यम आपको तेल रंग ही रहा, कैनवास का चित्रांकन ही रहा। लेकिन यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है। लेकिन हमने आपसे कहा कि यह जो वाद रहे नौ रोकोको शैली से लेकर के प्रभाववाद, नौ प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद तक आपको मुख्य रूप से अलग अलग विचारधारा और कला में प्रयुक्त होने वाली अलग अलग रूढ़िबद्धता और बुद्धिपरक विकास का ही जिक्र मिला। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णन नहीं रहा। लेकिन अब हम आपसे पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा हमने आपसे कर दिया। हमने आपसे यह भी कहा कि फाववाद के यानी जंगलवाद के यानी फाविज्म का सबसे ज्यादा प्रभाव जर्मनी की कला पे पड़ा। आपको यह भी हमने आपसे बताया कि फाववाद यानी जंगलवाद का उदय फ्रांस देश के अंतर्गत पेरिस शहर से 1905 ईस्वी से प्रारंभ होता है। यह पृष्ठभूमि 1903 ईस्वी में बनना प्रारंभ होती है और 1905 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी 9 कलाकार मंडल के तौर पर की जाती है। जब 9 कलाकार मंडल के तौर पर की जाती है तो इसीलिए जंगलवाद को 9 कलाकार मंडल कहा जाता है। ये पॉइंट। दूसरी बात यहाँ पे पॉइंट की बात समझने की यह आती है कि जंगलवाद का मुख्य जो सिद्धांत है, सिद्धांत का अगर आप जिक्र करें तो सिद्धांत के जिक्रों में जो पॉइंट आता है वह है आपका रंगों का पागलपन। देखिए सिद्धांत की अगर आप बात करें, सिद्धांत का अगर जिक्र करें जंगलवाद का तो यहाँ पे रंगों का पागलपन है, रंगों का पागलपन दर्शाया जाता है। दूसरी बात यहाँ पे यह दर्शाया दृष्टि दोष से परिपूर्ण चित्र शैली है। दृष्टि दोष से परिपूर्ण चित्र शैली का विकास होता है। यहाँ की मनमौजी कला का विकास होता है। मनमौजी जो आप चाहें उस तरीके का रंग का प्रयोग करें, यानी कि मनमौजी कला का विकास किया जाता है। और चित्रण के नाम पे डिब्बी को खाली करने का प्रयोग किया जाता है। यह एक अलग विशेषता है। जंगलवाद के चित्रकारों ने खुले तौर पे रंगों को ट्यूब के माध्यम से जो आप ऑयल कलर का प्रयोग किया जाता था वह जो ट्यूब में मिलता है, ट्यूब को डायरेक्ट कैनवास, रंग को डायरेक्ट कैनवास के माध्यम, इसमें किसी भी प्रकार का ब्रश का यूज ज्यादातर चित्रकारों ने नहीं किया। कलर को ही रंगों का महत्व दिया, रंगों को डायरेक्ट कैनवास पे लगाने का प्रयास किया और लगाया भी। यही कारण है कि यहाँ पे डिब्बी को खाली करने का प्रयास चित्रकारों ने बखूबी तरीके से किया है। अभी तक जितने भी कला आंदोलन हुए फ्रांस देश के अंतर्गत पेरिस शहर में, वह इस तरीके का जिक्र नहीं करते थे जितना कि जंगलवाद में मिला। इसके बाद कहा जाता है तर्क शुद्ध विचारों की अभिव्यक्ति है, परिपक्वता है, यानी अभिव्यक्ति। तर्क शुद्ध विचारों की अभिव्यक्ति यानी परिपक्वता के तौर पे दर्शाई जाती है। ये इतनी चीजों की बात हमने आपसे जिक्र किया। एक बात, दूसरी बात ये आती है कि जंगलवादी चित्रकारों ने यानी फाविज्मवादी चित्रकारों ने यानी कलरवाद का जो मुख्य सिद्धांत है, यानी रंगवादी चित्रकारों ने, कलरिज्म चित्रकारों ने जो महत्वपूर्ण वर्णन किया है वह 3 कला प्रदर्शनी के तौर पे किया। जंगलवाद की कुल 3 कला प्रदर्शनियां होती हैं और 3 कला प्रदर्शनियां में पहली भी प्रदर्शनी आपको सोसाइटी द सेलन द ऑटम में होती है जो पेरिस में स्थापित थी। यह कला दीर्घा है। हमने आपसे नाम बताया सोसाइटी द सेलन द ऑटम। यह फ्रांस देश के अंतर्गत पेरिस नामक शहर में एक कला दीर्घा है। इसी में जंगलवादी चित्रकारों ने कुल 3 प्रदर्शनी का आयोजन किया था। 3 प्रदर्शनी में पहली प्रदर्शनी भी आपको इसी कला दीर्घा के अंतर्गत दिखाई जाती है और अंतिम प्रदर्शनी भी आपको इसी कला दीर्घा के अंतर्गत दिखाई जाती है। इसके बाद अब महत्वपूर्ण अगर वर्णन करें तो हमने आपसे यह भी कहा था कि जो जंगलवाद का जो, वैसे तो कई कलाकारों का अगर जिक्र करें, पहले हम आपको जंगलवाद के चित्रकारों की बात बता दें। जंगलवाद के मुख्य जो चित्रकार हैं, कलाकार के तौर पे अगर आप चर्चा करें तो एक है हेनरी मातिस का नाम आता है, हेनरी मातिस का। दूसरा होता है मोरिस ब्लामंक का। इसके साथ साथ आंद्रे
देरे का और रॉल धूपी का नाम आता है, जॉर्ज रुगो का नाम आता है, और डोनजेन का नाम आता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण मूर्तिकार है, मूर्तिकार के अगर तौर पे अगर आप चर्चा करें तो वह है मांक्वे, जिन्होंने जिसकी महत्वपूर्ण कलाकृतियों में डोनाटेलो का प्रभाव है। वही डोनाटेलो है जो प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन मूर्तिकार है। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण कलाकारों का जिक्र हमने आपके सामने किया। हेनरी मातिस को जंगलवाद का जनक कहा जाता है, जनक यानी प्रवर्तक के रूप में हेनरी मातिस जाने जाते हैं। हेनरी मातिस यानी जंगलवाद का पिता हेनरी मातिस को जाना जाता है। हेनरी मातिस के अध्यक्षता में ही कला प्रदर्शनियों का आयोजन होता है पेरिस शहर में। इसके बाद अन्य अगर आप चर्चा करें तो एक पॉइंट आपसे बन जाता है, वह पॉइंट बनता है कि क्या यूरोपीय कला के अंतर्गत पहली कलाकृतियों में आपको जंगलवाद का वर्णन प्रेरणा स्रोत या प्रणेता के तौर पे हेनरी मातिस ही जाना जाता? नहीं, यह गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण 3 चित्रकारों का जिक्र मिलता है, जिनमें से पाल सेजान है, पाल गोगवा है, इसके साथ साथ विसेंट वान गॉग है। विसेंट वान गॉग का भी महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है, पाल गोगवा का मिलता है और पाल सेजान का मिलता है। उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है, इनका विवेचन हमने आपसे पहले भी किया है। लेकिन हमने आपसे एक बात और बताई थी कि पाल गोगवा की कलाकृतियों में 2 वाद का उदय होता है। एक वाद तो 19वीं शताब्दी का रहा, जिसका हमने आपको विवेचन किया था, प्रतीकवाद की कला का वर्णन सबसे पहले आपको पाल गोगवा की कला में दिखाई देता है। और पाल गोगवा उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के साथ साथ प्रतीकवादी भी चित्रकार है। लेकिन हमने आपसे यह भी कहा था कि पाल गोगवा की कलाकृतियों में सबसे पहले रंगों का पागलपन दिखाई देता है। अंतिम समय के दौर में वह रंगों का वर्णन ही करता है और उसकी कलाकृतियों में आपको इस तरीके का जिक्र मिलता है। यही कारण है कि पाल गोगवा को जंगलवाद का प्रणेता कहा जाता है। प्रणेता के तौर पे यानी प्रेरणा स्रोत बना। पाल गोगवा की जो कलाकृतियां हैं वह जंगलवाद के लिए प्रेरणा स्रोत रही। यही कारण है कि जंगलवाद का जो प्रेरणा स्रोत या प्रणेता पाल गोगवा को माना जाता है। पाल गोगवा उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है, लेकिन जो जंगलवाद का जो जनक है, जंगलवाद का जो प्रवर्तक है, वह हेनरी मातिस को माना जाता है। अब प्रेरणा स्रोत यानी कि प्रणेता और प्रवर्तक दोनों में फर्क है। प्रणेता का तात्पर्य यहाँ पे हम सबसे पहले ऐसी बातों का जिक्र करें जिससे के अंतर्गत आप देखेंगे उसके अनुरूप आपको आकृतियां बनना प्रारंभ हो जाती हैं। शुरुआत तो उन्हीं की कलाकृतियों में दिखाई देता है। पाल गोगवा की कलाकृतियों में सबसे पहले जंगलवादी के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन उसका जो पालन है, उसका जो अनुरूप है, वह हेनरी मातिस यानी जंगलवादी कलाकारों ने पूरा किया है, मुख्य रूप से आपको हेनरी मातिस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक बात और करें, फावाद जो शब्द है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसको फ्रांसीसी पर्याय के अंतर्गत अगर आप अर्थ अगर निकालें तो जिसका मतलब होता है जंगली जानवर के शब्द में के रूप में रखा जाता है। अब एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट की बात यह आती है कि फावाद की जो पहली कलाकृति है वह है ग्रीन टिप्स, मैडम मातिस, जिसको आप बोलते हैं हरी पट्टी। फावाद की जो पहली कलाकृति है फावाद की जो पहली कलाकृति है वह है हरी पट्टी के तौर पे कहा जाता है। इसी को मैडम मातिस कहते हैं, इसी को ग्रीन ट्रिप्स कहते हैं। यह भी आप ध्यान रखेंगे, ग्रीन ट्रिप्स, हरी पट्टी, मैडम मातिस या ग्रीन ट्रिप्स के नाम से संबोधन किया जाता है। यह पहला फावाद का पहला चित्र माना जाता है और 1905 ईस्वी में हेनरी मातिस के द्वारा बनाया जाता है। यह चित्र वर्तमान समय में डेनमार्क में संग्रहित है। कैनवास पे तेल रंग बनाया गया है और इसमें हेनरी मातिस के पत्नी का जिक्र है और यह चित्र एक ऐसा चित्र है जिसको पोर्ट्रेट बना करके उसको हरे रंग की पट्टी से डिवाइड किया गया है। हेनरी मातिस के मैडम का यह चित्र बनाया गया है, पत्नी का चित्र बनाया गया है। और कहा जाता है कि भारत के भाववादी चित्रकारों में, थोड़ी सी बात पे हम चर्चा करेंगे, भारत के भाववादी कलाकारों में अगर आप चर्चा करें तो मुख्य रूप से
3 कलाकारों का नाम आता है। सबसे पहले जो कलाकार का नाम आता है शैलेश मुखर्जी का आता है। शैलेश मुखर्जी का नाम आता है, जो भारत के सबसे पहले भाववादी चित्रकार रहे। दूसरी बात अगर आप चर्चा करें तो दूसरी बात के अंतर्गत के.जी. सुब्रमण्यम का नाम आता है। इसके साथ साथ अकबर पदमसी का नाम आता है। यह शैलेश मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम, अकबर पदमसी, यह महत्वपूर्ण भाववादी चित्रकार भारत के कहे जाते हैं। इसके साथ साथ जंगलवाद के जितने भी कलाकार हैं मुख्य रूप से संगीत प्रेमी हैं, संगीत के वर्णन करते हैं। इसके साथ साथ चित्रकारी भी करते हैं, मूर्तिकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। तो उसका भी जिक्र हम आपको चित्रकारों के तौर पे बताएंगे। लेकिन एक बात और कि जंगलवाद के अंतर्गत जो पॉइंट मिला, यहाँ पे चित्रकारों ने मुख्य रूप से ट्यूब के माध्यम से ही कलर को लगाने का प्रयास किया गया है। यह सबसे यही सी बात को आप पकड़ करके रखें। यही कारण है कि रंगों की अभिव्यक्ति परक भाषा का विकास कहा जाता है। यही कारण है कि जंगलवाद को कलरिज्म कहते हैं। चित्रकारों ने ट्यूब के माध्यम से कैनवास पे ही रंगों को लगाने का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पे ब्रश का उपयोग ज्यादातर कलाकारों ने नहीं किया है। यही कारण, इसीलिए तो यह दर्शाया जाता है कि जंगलवाद कहा जाता है, कलरिज्म कहा जाता है, जिसमें रंगों का ही पागलपन आपको बखूबी तरीके से दिखाई देता है। एक जंगलवादी चित्रकारों के अंतर्गत हम बात करें तो जंगलवादी चित्रकारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार का नाम आता है हेनरी मातिस। हेनरी मातिस का नाम आता है। हेनरी मातिस का जिक्र हम चर्चा करें तो हेनरी मातिस का वर्णन 1869 से लेकर के 1954 ईस्वी तक दर्शाया जाता है। यह इनका जन्म भी फ्रांस देश में होता है, इनकी मृत्यु भी फ्रांस देश के अंतर्गत होती है। भाववाद के प्रवर्तक के रूप में, भाववाद के जनक के रूप में हेनरी मातिस को जाना जाता है। लेकिन एक बात और, हमने आपसे कहा था हेनरी मातिस मुख्यतः चित्रकार है। चित्रकार के साथ साथ यह मूर्तिकार भी है। ध्यान रखेंगे, यह मुख्यतः के तौर पे क्या है, चित्रकार। हमने आपको इनके बारे में चित्रकार बताया। यह मुख्यतः क्या चित्रकार के रूप में ही जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने मूर्तियों भी बनाई है, मूर्तिकार भी है। मूर्तिकार के साथ साथ लिथोग्राफर है, लिथोग्राफी माध्यम से भी काम करते हैं, छापा कला के रूप में, और रेखा कलाकार भी है, रेखा कलाकार। लेकिन मुख्य रूप से यह चित्रकार है। दूसरी बात, हेनरी मातिस एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पश्चिम के चित्रकारों में पेपर कट यानी कि पेपर कट आउट का प्रयोग किया और स्टेंसिल प्रिंट का भी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से पेपर कट के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ हेनरी मातिस की जो प्रदर्शनी होती है 1905 ईस्वी में महत्वपूर्ण 3 चित्रों का विवेचन मिलता है, जिनमें से हमने आपको 3 चित्रों का नाम बताया था। 3 चित्रों के अंतर्गत आप अगर चर्चा करें तो टोपी वाली महिला, इसके साथ साथ ओपन द विंडो, खुली खिड़की, इसके बाद ग्रीन स्ट्रिप्स जिसको आप बोलते हैं मैडम मातिस। ये 3 चित्र 1905 ईस्वी में 9 कलाकार मंडल के अंतर्गत सोसाइटी द सेल एंड द ओटम नामक कला प्रदर्शनी में आयोजित की जाती है, जिनमें से महत्वपूर्ण जो ग्रीन ट्रिप्स है, इस पेंटिंग को भाववाद का पहली कलाकृति के नाम से संबोधन किया जाता है। एक हेनरी मातिस के अंतर्गत जब आप चर्चा करते हैं तो हेनरी मातिस के विवेचन का वर्णन उनके वर्णन के तौर पे जाना जाता है, और वर्णन के तौर पे जब आंका जाता है तो बताया जाता है कि इन्होंने फ्रांस देश के अंतर्गत महत्वपूर्ण कलाकृतियों का निर्माण किया। 1952 ईस्वी में आते आते फ्रांस की सरकार के द्वारा हेनरी मातिस नाम से एक कला संग्रहालय की स्थापना होती है, जिसमें इनकी कलाकृतियों को रखा जाता है। एक बार हेनरी मातिस की कलाकृतियों के अंतर्गत अगर आप चर्चा करें कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम आपका विवेचन कर देते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है हरी पट्टी का होता है। हरी पट्टी को आप ग्रीन ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, मैडम मातिस के नाम से जानते हैं। यह जंगलवाद का पहला चित्र है। कैनवास से तेल रंग बनाया गया है। वर्तमान समय में यह डेनमार्क में संग्रहित है।
यह इतने पॉइंट मिलते हैं। 1905 ईस्वी में इसका निर्माण किया जाता है। इसी पेंटिंग से जंगलवाद की शुरुआत होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, लाल चित्रकला कच्छ। लाल चित्रकला कच्छ, जिसको आप जानते हैं द रेड स्टूडियो, द रेड स्टूडियो का चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ हैट वाली महिला, हैट वाली महिला या टोपी वाली महिला, यह भी जो हैट वाली महिला या टोपी वाली महिला है, यह भी कैनवास पे तेल रंग बनाया गया है। द रेड स्टूडियो, यह भी कैनवास पे तेल रंग है। और वर्तमान समय में टोपी वाली महिला यह डेनमार्क संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद ओपन द विंडो, खुली खिड़की, खुली खिड़की, जीवन का आनंद, जीवन का आनंद, यह फाववाद का अंतिम चित्र है, यानी जंगलवाद का अंतिम चित्र हेनरी मातिस का जीवन का आनंद बताया जाता है। द जॉय ऑफ लाइफ, इंजॉय ऑफ लाइफ के नाम से जाने जीवन का आनंद, यह जंगलवाद का अंतिम चित्र है, यानी जीवन का आनंद पिकासो ने भी बनाया है। लेकिन यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण वर्णन जंगलवाद के तौर पे हेनरी मातिस का ही मिलता है। हेनरी मातिस के कलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण वर्णन आपको जो वर्णन रहा वह रहा हरी पट्टी, द रेड स्टूडियो, टोपी वाली महिला, खुली खिड़की, इसके साथ साथ जीवन का आनंद। हरी वाली पट्टी या हरी पट्टी, ग्रीन टिप्स, मैडम मातिस 1905 ईस्वी में जंगलवाद का पहला चित्र, और जीवन का आनंद जंगलवाद का अंतिम चित्र। ये दोनों चित्र अंतिम और पहला आप जरूर याद रखें। इसके साथ साथ कहा जाता कि पाल सेजान की कलाकृतियों से प्रभावित होकर के हेनरी मातिस ने एक चित्र बनाया था जिसको आप जानते हैं, कछुआ, कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं, कछुआ व 3 स्नान मग्नाएं, यह हेनरी मातिस का चित्र है। यानी कछुआ के साथ स्नान करने वाले, कछुआ के साथ स्नान करने वाले, यह हेनरी मातिस का चित्र है। यह चित्र उत्तर प्रभाववादी चित्रकार पाल सेजान से प्रभावित है, इसी के रूप में। इसके साथ साथ सफेद पंख बनाया। इसके बाद ब्लू न्यूड डांस जो चित्र है यह कैनवास पे तेल रंग बनाया गया है और वर्तमान समय में यह न्यूयॉर्क के म्यूजियम में संग्रहित है। इसके बाद हेनरी मातिस को मूर्तिकार के रूप में जो जाना जाता है, हेनरी मातिस ने कांस्य माध्यम में एक गुलाम नामक मूर्ति बनाई थी, वह काफी फेमस रही, जो अगस्त रोंदा के मूर्ति चलता हुआ आदमी से काफी बेहद प्रभावित रही। इसके बाद अगले कलाकार के रूप में जो जाने जाते हैं, मोरिस ब्लामंक का नाम आता है। मोरिस ब्लामंक, इनका भी विवेचन कर देते हैं। मोरिस ब्लामंक का जिक्र आता है। मोरिस ब्लामंक का वर्ण 1876 से लेकर के 1958 ईस्वी तक दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि मोरिस ब्लामंक फाववादी चित्रकारों में से महत्वपूर्ण कलाकार रहे और यह सैनिक सेवा भी करते हैं। सैनिक अधिकारी भी रहे, साहित्यकार भी रहे, साहित्य के साथ कवि भी रहे, इसके साथ साथ छापा कलाकार भी रहे, वायलिन वादक भी रहे और चित्रकार भी रहे। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो मोरिस ब्लामंक मुख्य रूप से चित्रकार माने जाते हैं, लेकिन इनकी कलाकृतियों में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने मुख्य रूप से कलाकृतियों के अंतर्गत हमने आपसे पहले भी बताया है कि जंगलवादी कलाकारों ने ज्यादातर ऐसे चित्रों का निर्माण करते थे जो डायरेक्ट ट्यूब के माध्यम से ही चित्रों का बनाते थे, ब्रश का प्रयोग वह न के बराबर ही करते थे। दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि मोरिस ब्लामंक के चित्रों में अगर आप चर्चा करें तो द ब्लू हाउस है, ब्लू हाउस के नाम से जाना जाता है। एट द बार के नाम से भी जाना जाता है। दो कलाकृतियों का हमने आपके सामने विवेचन किया है। अगले कलाकार के रूप में आंद्रे देरे बताए जाते हैं। जंगलवादी चित्रकारों के अंतर्गत अगले कलाकार के रूप में आंद्रे देरे का नाम आता है। आंद्रे देरे
आंद्रे धीरे का वर्णन जब आप 1880 ईस्वी से लेकर के 1954 ईस्वी तक बताया जाता है, लेकिन यह फाववादी चित्रकारों के साथ साथ आंद्रे धीरे ने घनवादी शैली के अंतर्गत भी काम किया है, लेकिन इनको मुख्य रूप से आंद्रे धीरे को जंगलवाद के अंतर्गत ही रखा जाता है। यह चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी है, मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन इनके प्रसिद्ध चित्रों में अंतिम भोज है, अंतिम भोज का वर्णन किया जाता है, शनिवार का जिक्र है, शनिवार शराबी का जिक्र है, इसके साथ साथ दो बहने का जिक्र है। यह अंतिम भोज, शनिवार शराबी और दो बहने, इनकी कुछ मूर्तियों के अंतर्गत आप चर्चा करें। जो मूर्तियां इन्होंने बनाई है, क्राउचिंग मैन है, अफ्रीकन कला का प्रभाव है। क्राउचिंग मैन में अफ्रीकन कला का प्रभाव है जो कि काफी फेमस रही है। अगले कलाकार के रूप में अगर आप चर्चा करें तो रॉयल धूपी का नाम आता है। रॉल धूपी का जिक्र, यह भी जंगलवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 1877 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक इनका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि रॉल धूपी का वर्णन मुख्य रूप से लिथोग्राफी चित्रकार और पुस्तक चित्रांकन के लिए ही जाना जाता है। इनके कलाकृतियों में नीला मोजार्ट है, लाल वाद्य यंत्र है। केवल आप चित्रकारों का यहाँ पे नाम ही याद रखें। और एक कलाकार है जॉर्ज रूओ का नाम आता है। जॉर्ज रूओ का भी वर्णन मिलता है 1871 ईस्वी से लेकर के 1958 ईस्वी के मध्य तक। लेकिन यह भी धार्मिक चित्रांकन के दृष्टिकोण से जाने जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से गंधर्व कन्याएं, भाववादी चित्रकारों के अंतर्गत गंधर्व कन्याएं, ईसा का क्रूसारोपण मिलता है, ईसा का क्रूसारोपण। लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला बनाई है जो ज्यादातर फेमस रही, युद्ध व दुर्गति जो महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला है। यह 58 चित्रों की चित्र श्रृंखला है जो कि एचिंग एवं एक कार्टून के माध्यम में निर्मित की गई, छापा कला में। युद्ध व दुर्गति। एक कलाकार के रूप में मूर्तिकार के तौर पे हमने आपसे नाम बताया था शुरू में, जिनका नाम है मांक्वे का नाम आता है। मांक्वे का जिक्र मिलता है। मांक्वे का जिक्र 1875 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक दर्शाया जाता है। 1875 से 1947। मांक्वे मुख्य रूप से यह फाववादी कला आंदोलन से जुड़े रहे और फ्रांस के अंतर्गत इन्होंने डोनाटेल्लो उनकी कलाकृतियों से काफी प्रभावित रहे और पुनर्जागरण कालीन कला से भी काफी बेहद प्रभावित रहे। इन्होंने ज्यादातर मूर्तियां काष्ठ माध्यम में निर्माण किया है। इतनी चीजें रही जो हमने आपके सामने फाववादी जंगलवादी चित्रकारों के अंतर्गत हमने आपसे विवेचन किया। अब एक पॉइंट और आता है, जंगलवादी चित्रकारों के अंतर्गत जब आप बात करते हैं तो जंगलवादी कलाकारों के अंतर्गत जो जंगलवाद का नामकरण है, जो आज का सवाल है, इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में आप जरूर बताएं कि जो आपने देखा है, जो समझा है, इस वीडियो को पूरा समझा है, तो उसका जो जवाब है आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लास्ट में हमारा ये सवाल बनता है कि जंगलवाद का नामकरण किस कला समीक्षक के द्वारा दिया जाता है। दूसरी बात, जंगलवाद की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह किसकी कलाकृतियों में दिखाई जाती है। और तीसरा सवाल के अंतर्गत ऐसे कौन से कलाकार रहे जो जंगलवाद के होते हुए भी जिनकी कलाकृतियों में पुनर्जागरण कालीन कला का प्रभाव है। ये 3 सवाल है जिसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बाकी इसका जवाब हम आपको कल के वीडियो में बता देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।